पुराना रीप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तानियों का संडे इस बार कुछ अच्छा नहीं गुजरा, चूंकि जब हम सुबह बहुत सारे लोग लेट उठते हैं या कुछ आफ्टरनून में उठते हैं, तो उससे पहले ही पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो पहला टेस्ट पर्थ में जारी था तकरीबन इख्तिताम के करीब था। फिर पाकिस्तानी जब उठे संडे को तो मूड खराब हो गया, चूंकि पाकिस्तान चौथे दिन ही टेस्ट में 360 रन से हार गया। 89 रन से पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी इनिंग में ऑल आउट हो गई और एक टोटल डिजास्टर हुआ। और ये बहरहाल एक्सपेक्टेड तो था कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन कम से कम ये नहीं सोचा था कि टीम 89 रन पे जो है वो आउट हो जाएगी। हम 100 रन भी नहीं कर पाएंगे और पूरी की पूरी बैटिंग लाइन एक मरतबा फिर जो है वो धोखा दे गई। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो कोई ख़ास जो है वो परफॉर्मेंस यहाँ भी नहीं हुई सिवाय डेब्यूटेंट आमिर जमाल के। इसी तरह खुर्रम शहजाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन असल अवामिल है क्या ये जो परफॉर्मेंस है, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये एक रेयर केस था और आगे बहुत बड़ा बाउंस बैक होने वाला है, या जो हम देखते आ रहे हैं कि वर्ल्ड कप के बाद से हमारे एक बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई, ये उसका रिफ्लेक्शन है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज में बात करने के लिए तनवीर अहमद साहब, जिनसे आप बात करेंगे। तनवीर, मैं पैकेज की तरफ भी ज़रूर बढ़ूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि आपको ये सरप्राइज़ लगा जो हम 89 पे ऑल आउट हुए, 360 रन से हार गए। ये तो आप कह ही चुके थे कि शायद 5वें दिन कोई टेस्ट नहीं जाएगा, बट 89 ऑल आउट, क्या ये आपने सोचा था? इमाम ने 100 किया हुआ है, बाबर ने 100 किया हुआ है, सरफराज ने 100 किया हुआ है, सऊद शकील ने 100 किए हुए हैं। किधर? लेकिन फ्लैट पिचेस के ऊपर। फ्लैट पिचेस सही है, मैंने डरा दिया। लेकिन कहने का मकसद मेरा ये है, देखिए मैं इस लाइनअप में मैं सऊद शकील को अभी नहीं लेके आ रहा, मैं ये सलमान आगा को अभी नहीं लेके आ रहा। यंग है अभी, ये यंग है अभी, इन्होंने अभी क्रिकेट खेला, पहला टूर है। लेकिन जितने भी हमारे सीनियर्स हैं इन्होंने 100 किए, लेकिन फ्लैट पिचेस के ऊपर। मैं ज़रूर बाबर आजम को भी ये बात बोलूँगा कि भाई अगर मुश्किल कंडीशन थी तो आप एक बहुत ही हाईली टैलेंटेड, बहुत रेपुटेशन है आपकी, अगर आपसे जूनियर लड़के या कम टैलेंटेड लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप ऐसी कंडीशन में आपको ऐसा परफॉर्म करना चाहिए। हम नहीं कह रहे आप 100 करो 150 करो, आप 40 50 60 रन की इनिंग खेलो और दूसरों को बताओ कि मैं वाकई ही टैलेंटेड हूं, एक्स्ट्रा टैलेंटेड हूं, ठीक है, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ करके दिखाना चाहिए था। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि 89 पे पूरी टीम आउट हो जाएगी। नहीं थी, बस ये मैं आपसे सुनना था तनवीर, मुझे एक रीप्ले हेडलाइंस चलाने दें प्लीज क्विकली, जो कि फॉर्मेट है हमारा रीप्ले हेडलाइन पर आके मैं बात करूंगा कि अब होना क्या है इस टेस्ट मैच के बाद, और अभी इस टेस्ट में जो गलती हैं ये हम इसको मतलब कैसे सही कर सकते हैं। जैसे बात करें पाकिस्तान टीम पर जो है सुस्त ओवर रेट की वजह से भी जुर्माना हो गया, 10% जुर्माना हुआ है और 2 पॉइंट्स का जुर्माना भी हुआ है। शान मसूद ने गलती का एतराफ़ भी किया बतौर कप्तान। लेकिन तनवीर, बहुत ही मायूसी हुई इस परफॉर्मेंस को देखकर, चूँकि एटलीस्ट हमें ये लगता था कि ये टीम अब इस जगह पहुंच गई है। जैसे आपने कुछ सीनियर्स की बात की, बाबर आजम है, रिजवान को हमने खिलाया नहीं। मैं पूरी की पूरी सिचुएशन पर से बात करूंगा। पहले तो ये बताइएगा कि हमने टीम का इंतखाब ठीक किया था कि हम एक पार्ट टाइम स्पिनर के साथ जा रहे हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट का पता ही नहीं हो, नेथन लाइन को खिला रहे हैं। इसी तरह हम देखें तो हमने 2 डेब्यूटेंट एक साथ खिला दिए, 2 ऑलराउंडर भी एक साथ खिलाए। फिर हमने सलमान अली आगा को पहले दिन ही 20-22 ओवर करा दिए थे। ये सब कहीं से परफेक्ट सिचुएशन तो नहीं लग रही थी जितनी मुझे क्रिकेट की समझ है। बाकी आप मुझे रहनुमाई फरमा दें। देखें, अगर आप 2 ऑलराउंडर्स खिलाते हैं, अगर दोनों ऑलराउंडर्स आपके इस काबिल हैं कि वाकई ये बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो समझ भी आती है। एक जो ऑलराउंडर था वो खैर वो बैटिंग अगर आपने एज ऑलराउंडर खिलाया तो उसका नंबर तो बहुत नीचे है, वो तो बिल्कुल नीचे के नंबर पे आ रहा है। आमिर जमाल की बात करें तो वो तो फिर कहीं आपका ऑलराउंडर तो नजर नहीं आया ना, सही है, वो तो फिर आपने एज अ बॉलर खिलाया है। फ़हीम अशरफ, बेन स्टोक पाकिस्तान का अगर उसकी बात करें तो वो तो मेरी लिस्ट में, जब तक वो क्रिकेट खेल रहा है ना बेन स्टोक, मेरी लिस्ट में वो पाकिस्तान टीम में किसी फॉर्मेट में नहीं है, वो इस क्वालिटी का क्रिकेटर ही नहीं है। उसकी जगह आप किसी स्पिनर को खिला देते, वो तो एवं ही आके बाद 2-4 ओवर करके घर चला जाता था। इससे अच्छा किसी स्पिनर से खिलाते। 22 ओवर जो सलमान आगा ने पहली उसमें किए हैं, तो इससे अच्छा अगर आप साजिद खान को खिला लेते, तो नोमान को खिला लेते, किसी को खिला लेते, उस 22 ओवर में शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक हमें नजर आया था, शायद कहीं बॉल अच्छी हो रही है, 1-2 विकेटें ले जाता। तो उसके बाद हम अपने ओपनर्स की बात करते हैं। देखिए, इस कंडीशन में अगर आप रिस्पेक्ट देते रहेंगे बहुत ज़्यादा बॉलर्स को, उन 3 टॉप के बॉलर्स को जिनकी तकरीबन 300 400 विकेट्स हो रही हैं, सही है, तो भाई आप उनके आगे रिस्पेक्ट, भाई ऐसी कंडीशंस में आपको शॉट्स खेलने पड़ेंगे। कब तक आप बोलोगे? अब अगर हमने पहली इनिंग में तकरीबन 78-79 ओवर्स में हमने 200 रन किए हुए थे, वो तो भाई उसके बाद 1-2 ओवर के बाद तो वैसे ही नया बॉल आ जाना था, तो उन्होंने आया तो उन्होंने काम लगा दिया। मतलब आप
इस 80 इनिंग के अंदर आप सिर्फ अगर 200 रन कर रहे हैं तो आप इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनको, ऐसे नहीं चलेगा भाई। मैं आपको एक चीज बताऊं कि मुझे ये चीजें पता चली कि भाई अगर जो बंदा टीम के लिए नहीं खेलेगा वो फारिग हो जाएगा, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो इमाम है, चाहे कोई भी प्लेयर है, ठीक है, जो टीम के लिए नहीं खेलेगा वो टीम से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और आप ये देखें कि हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुरम शहजाद की बात की या आमिर जमाल की बात की, उन्होंने प्रॉपर एक सिस्टम की बात की। चले आमिर जमाल तो अभी आया, खुरम शहजाद की उन्होंने तारीफ की। वो क्यों तारीफ की? वो हफीज पागल तो नहीं है ना, क्योंकि उसको ये पता है कि यार ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आया हुआ है, सही है। तो मुझे हफीज से ये उम्मीद बहुत ज्यादा, मैं ये समझता हूं कहीं ना कहीं कि वो जो है वो उनके पास कोई डायरेक्टर का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कोचिंग का। वो एक चीज मेरे माइंड में है जो कि गलत है, लेकिन मैं ये समझता हूं जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में हफीज ने खुरम शहजाद की बात की है, हो सकता है शायद हफीज के आने से कुछ ना कुछ ये जो फर्स्ट क्लास के जो प्लेयर्स हैं ये टीम में आए, जिनकी फिटनेस अच्छी नहीं है वो ना आए टीम में, तो कहीं थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि शायद इस किस्म के फैसले वो कर जाए। और मेरा इस शो में बैठ के एक हफीज को ये मैसेज है, भाई आप 2 महीने के लिए आए, 4 महीने के लिए आए, 2 साल के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, आप ऐसा इंपैक्ट दे के जाओ कि हम जैसे लोग बोले कि वाकई यार हफीज 2, 4, 6 महीने के लिए आया था, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। वो प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू चला है। फिटनेस जिसकी नहीं है वो बॉलें फाड़ दे, टीम में नहीं आएगा। फर्स्ट क्लास का प्लेयर जो है वो जो 4 डे क्रिकेट का प्लेयर है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर आएगा, ठीक है। ये इस किस्म की चीजें चलेंगी तो पता चलेगा, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत मायूसी है। जैसे हमने कहा कि कुछ आगे भी हम दूसरे तीसरे टेस्ट में कमबैक कर सकते हैं, इस हवाले से भी हम कुछ नहीं कह सकते। पर टेस्ट में जनाब पाकिस्तान को 360 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त हुई है। आप रिपोर्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में हरा के 0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान वे का नाम दिया गया था पाकिस्तान जब श्रीलंका को श्रीलंका में हराया, और कप्तान शान मसूद और फिर अभी आगे चल के पुराने ब्रेक के बाद में मोहम्मद हफीज़ की बात भी सुनवाऊंगा। क्लियरली कप्तान भी खुश नहीं है, तो फिर ये पॉलिसी किसकी थी इतना स्लो खेलने की, इतना स्लो जो हमारे टॉप 3 खेला स्पेशली, या ओपनर्स हमारे बहुत ज़्यादा स्लो खेले, फिर हमारी बैटिंग ने भी इसको फॉलो किया। इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कप्तान शान मसूद की तो आपने बात सुनी, वॉज क्लियरली अनहैप्पी कि हम जिस तरह स्लो खेले, लेकिन पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आके मीडिया का सामना किया पाकिस्तान की शिकस्त के बाद। उनका क्या कहना था, पहले आपको वो भी दिखा देते हैं। पाकिस्तान की मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ इस मैच में लगी वो ये थी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो सीज़न के परफॉर्मर थे, जब हमने उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की तो उन्होंने बहुत ही स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस दी। आप आमिर जमाल की बात कर रहे हैं, जितना उसके साथ साथ जितनी अच्छी बॉलिंग खुरम शहजाद ने की, वो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई देख के, क्योंकि वो सीज़न के बेस्ट बॉलर थे। उन्होंने अर्न की ये प्लेस और आए, और यहाँ पे हमें भी उन्होंने इम्प्रेस किया। जिस तरह उन्होंने कैमरा में बॉलिंग की, जो पैशन था उनका पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, वो बहुत मज़ा आया देख के। बट एज ए बैटिंग यूनिट, एज ए सेड टू यू, कि हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। नथिंग रॉन्ग विद द टैलेंट। आई थिंक टेक्निकली और टैलेंट वाइज पाकिस्तान की टीम के अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो किसी भी टीम को किसी भी कंडीशन के अंदर जो है वो हरा सकते हैं। तो मैं ज़रूर बात करूंगा इस पर कि हफीज़ क्या कह रहे थे और अभी आगे क्या होना है, लेकिन क्या जो बार बार तब्दीलियां हमारे यहाँ होती रहती हैं, साल में तीसरे चेयरमैन, 5वें चीफ सिलेक्टर, तीसरे या दूसरे हेड कोच, फिर पिछली सीरीज़ में पूरी टीम मैनेजमेंट थी, अब पूरी चेंज हो गई, तो हम हेल्प भी तो नहीं कर रहे अब इस काज की कि हमें इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में हरा चुका है, लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन क्रिकेटिंग नेशन है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वहाँ पे राहुल द्रविड़ को ग्रूम किया जाता है अंडर-19 लेवल पर, फिर वो यहाँ तक आते हैं। आप देख लें वीवीएस लक्ष्मण भी एनसी अंडर-19 के साथ अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने शुरू हो गए, और जैसे ही राहुल द्रविड़ का कभी वक्त पूरा होगा या उनका टेन्योर पूरा होगा तो वो तैयार होंगे। हमारे यहाँ तो तनवीर ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती। अब किसी की गलती, हफीज़ तो खुद आ गए या इससे पहले जो हटाए गए, मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूँ, हमारा सिस्टम तो फॉल्टी है ना सर। देखिए कोई प्लान कैसे करेंगे आप? देखिए जब भी कोई मुझसे सिस्टम की बात करता ना, ये जिस तरह आपने सिस्टम का सवाल किया है, मेरा तो उसके ऊपर जवाब देने का दिल नहीं करता, क्योंकि मेरे से सिस्टम की बात उस टाइम कोई बंदा करे कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सिस्टम का आया हुआ है। जब हेड आपका 2 नंबर तरीके से आया हुआ है तो आपकी नीचे चीजें कैसे ठीक होंगी? भाई जब आप गलत आए हुए हैं, आप मुझे कैसे कह सकते तनवीर तुम ठीक काम करो? मैं तो सीधा आपके मुंह पे जवाब दूंगा, गफार साहब आप अपना काम ना चुप करके करो, आप गलत आए हो, आप मुझे क्या समझा रहे हो?
तो भाई जब ये होता है कभी भी सिस्टम ठीक नहीं होता, इसीलिए कोई खाते में ही नहीं लेके आता चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को। हर किसी की अपनी मर्जी चल रही है, जिसका डंडा लगता है वो सीटों पे आ जाता है, जिसका जो दाव लग रहा है वो कर रहा है। मुझे ये बताएं कि क्या बाबर आजम की कप्तानी में आपकी टेस्ट टीम क्या बुरा परफॉर्म कर रही थी? लास्ट सीरीज सिर्फ जीते नहीं 2-0 से, मुझे ये और बताएं आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पोजीशन पे भाई थे। मुझे ये बताएं क्या बुरा परफॉर्मेंस कर रही थी? क्या लास्ट बाबर सीरीज आजम जीते। आज कप्तान होता, क्या आपका स्पिनर नहीं खेलता? क्या या सर मिकी आज तक ग्रांट ब्रैडबर्न उस कामयाबी के तसलसल को यहाँ तक लेके आते? क्या आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते अगर बाबर आजम कप्तान होता? भाई बात ये है कि अभी शान मसूद को कप्तान बनाया गया, उसको तो बिला वजह का कप्तान बनाया गया। वो आगे चल के सब आपको आहिस्ते आहिस्ते पता चलती रहेंगी कि क्या लॉबियां थी, क्या कुछ था, किसकी वजह से। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो मैंने रिपोर्ट की जब मैं पीएसएल ड्राफ्ट के लिए लाहौर में था कि शाहीन शाह अफरीदी को वाइस कैप्टन बना दिया गया टेस्ट टीम का। ये भी एक फैसले की बड़ी मुझे आगे इम्पैक्ट नजर आ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको एक चीज बताऊं, शाहीन के ऊपर देखिए, उसके ऊपर आप बर्डन डाली जा रहे हैं बिला वजह का। परफॉर्मेंस उनका नीचे आते जा रहा है। परफॉर्मेंस उसका नीचे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ऑलरेडी। आप पहले उसकी परफॉर्मेंस तो ऊपर आने दो। आप हर चीज में उसको बना रहे हो, किसी में कप्तान बना रहे हो, किसी में वाइस कप्तान बना रहे हो, तो आप जल्दी कर रहे हो। अब मुझे एक चीज बताएं, एक कप्तान के होते हुए आपकी टीम सेट होती जा रही थी, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तबाह तबू कर दिया, सारी मैनेजमेंट चेंज कर दी। मुझे ये बताएं, क्या इंग्लैंड में सब कुछ चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या इंडिया में सब कुछ चेंज हुआ? चेंज नहीं हुआ। क्या राहुल द्रविड़ को घर भेज दिया? नहीं, एक्सटेंशन मिल गई उन्हें। क्या रोहित शर्मा को, जो लोग समझ रहे ना कि रोहित शर्मा को T20 से फारिग हो गया, रोहित शर्मा वनडे से कप्तानी से फारिग हो गया, वो टेस्ट से तो नहीं हुआ। नहीं। भाई वनडे T20 से उनकी क्रिकेट होती जा रही है अब खत्म। उनका एक प्लान होता है कि भाई विराट कोहली साहब आप मुंबई इंडियंस ने क्या किया आप देखिए, उनकी क्रिकेट का फ्यूचर क्यों वहां पता क्यों हुआ? वहां महिला जयवर्धने जैसा एक लेजेंड बैठा हुआ है जो अपने एडवाइजरी करता है, ठीक है, अपने ओनर को कि मुझे फ्यूचर का कप्तान ग्रूम करने दीजिए। महिला जयवर्धने का इंडिया से ताल्लुक है? नहीं, श्रीलंका से। वो मुंबई इंडियन कौन चला रहा है? वही चला रहा है। किसी में हिम्मत है कहने की कि तुमने रोहित शर्मा क्यों कप्तानी से हटाया? बिल्कुल नहीं। क्यों? ना रोहित शर्मा ने कुछ कहा। क्यों बोलेंगे यार? मैं इसीलिए तो एक बात बोलता हूं कि इंसान के अंदर ना अपना एक जमीर होता है, अपनी एक जबान होती है, अपना एक करैक्टर होता है। सही है। रोहित शर्मा का अगर कोई करैक्टर नहीं होता ना, वो कहता हो भाई तू किधर मुझे मना कर रहा है, मैं तो नहीं हट रहा मुंबई इंडियंस की कप्तानी से। क्यों? वो चुप है, उसको पता है कि मैं अब ऊपर लेवल पे नहीं क्रिकेट खेलूंगा, ना कप्तानी करूंगा। यही 4 डे क्रिकेट होती ना, करेंगे ना, यही नेशनल टीम का कैप्टन है हार्दिक पांड्या, उसने रिस्पेक्ट किया डिसीजन को। सिस्टम के साथ चलते हैं। चलिए हम रोते हैं, सिस्टम पे हम जरूर आएंगे, लेकिन मैं आपसे बात जो पूछना चाह रहा हूं, जिस तरह शान मसूद ने क्लियरली रन रेट की तरफ इशारा किया और जिस तरह वो थोड़े से अनहैप्पी थे, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हम शान मसूद जो है वो अब कहीं साइम अयूब वाले ऑप्शन पे जाएंगे और मे बी कि अब्दुल्ला शफीक और इमाम में से कोई ड्रॉप हो जाए। आपको लगता है इतना बोल्ड डिसीजन हम करेंगे मेलबर्न के अंदर? नहीं, तो शान मसूद ने जो बात कहनी थी उसने कह दी, इमाम उल हक साहब तेज खेलें, अब्दुल्ला शफीक साहब तेज खेलें। उसने क्या बोला? उनके 100 कुछ ओवर में इतने रन थे, हमारे 100 ओवर में इतने रन थे। जी हाँ। पहली इनिंग में आपके 25 ओवर में सिर्फ 50 रन थे। जी भाई वो 25 ओवर 50 रन को हमने कुछ नहीं करना, आपने आपके ऊपर जो वो इतने पहाड़ जैसे रन थे वो हमने कम से कम करने थे, लेकिन आप तो अपने लिए खेल रहे हैं। ख्वाजा की सेकंड इनिंग को मत देखो भाई, आप पहली इनिंग में देखो आपने खेला क्या है। तो भाई बात ये है कि जिस तरह शान ने बात की है, जिस तरह हफीज ने बात की है, सीधी बात है, प्लेयरों को समझ जानी चाहिए ये खुश नहीं है। तो पर टेस्ट में कोई तब्दीली हम देखेंगे या सीरीज हाथ से निकलने के बाद तब्दीलियां करनी चाहिए? नहीं, मैं तो सीधी बात है, मुझे लोग बोलेंगे मैं इमाम के अगेंस्ट हूं। भाई आप इमाम को रेस्ट करवाएं, बल्कि रेस्ट नहीं उसको ड्रॉप करें, साइम अयूब को लेकर आए। साइम अयूब को लाओ, आप लाओ साइम अयूब, लाना पड़ेगा। जो अच्छा आप सुने, तरह की क्रिकेट की बात करें वो आपके लिए आइडियल प्लेयर है। अभी जो हफीज ने खुर्रम शहजाद की बात की है कि सीजन में परफॉर्म किया, तो भाई साइम अयूब भी कर रहा है ना, लाओ उसको खिलाओ, सीधा परफॉर्म करके। हाँ सीधा खिलाओ उसको, चांस दो, वो फॉर्म के अंदर आप खिला दो उसको। तो देखें इमाम उल हक कोई वेव रिचर्ड नहीं है, कोई एडम गिलक्रिस्ट नहीं है, उसके टीम से ड्रॉप होने से हमारी पाकिस्तान टीम बर्बाद हो जाएगी। वो नथिंग, वो इतने इस लेवल का प्लेयर नहीं है। आपको वनडे क्रिकेट में उसकी वजह से एज अ ओपनर टेस्ट में नुकसान हो रहा है। प्लस मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात कर रहा हूं, भाई अगर आप थोड़ा सा परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने गेम को चेंज करो, थोड़ा इंप्रोवाइज करें। यही गलती इमाम ने भी की हुई है 4 साल से। वैसे अगर आप इतने अरसे से खेल रहे हैं वनडे या टेस्ट में, वो भाई आप एक रन बना रहे हैं, तो अपने गेम को क्यों नहीं चेंज करते आप लोग? तो भाई ये टीम को नुकसान हो रहा है। ठीक है, टीम को नुकसान हो रहा है। तनवीर का कहना है क्योंकि आपकी जो
अप्रोच है वो ठीक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया पता होता है कि रन्स तो बनने ही नहीं है, तो वो एक लाइन लेंथ पे गेंद करते हैं। शायद साइम अयूब बाकी कुछ शॉट्स खेलेंगे या अब्दुल्ला शफीका के थोड़ा इंप्रोवाइज करेंगे, उस शायद बाबर आजम नीचे आके रन करना शुरू करें, तो शायद डायमेंशन चेंज हो जाए। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं तनवीर से पूछूंगा कि अब मेलबर्न टेस्ट से पहले हमें 2 दिन का प्रैक्टिस मैच भी मिल गया एक्स्ट्रा, हमें इसके लिए क्या तैयारी करनी है, हमें टीम में क्या तब्दीली करनी है, हमें बॉलिंग के जो कॉम्बिनेशन है उसको कैसे ठीक करना है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के T20 स्क्वाड की बात भी हो रही है। इसका सिलेक्शन शायद आज या कल या परसों अनाउंस हो सकता है, उसके हवाले से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पर्थ टेस्ट के बाद जनाब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे न्यूजीलैंड की, जहां पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस खेलने, जिसके लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट अब ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया। कल 3 बजे पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज टीम की अनाउंसमेंट करेंगे। हमारे रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा, स्क्वाड की अनाउंसमेंट कल 3 बजे हो रही है, नए कोचिंग स्टाफ है, नई मैनेजमेंट है, नए कैप्टन है, क्या कोई बहुत बड़ी हम ब्रेकिंग न्यूज़ एक्सपेक्ट करें? टीम में क्या तब्दीलियों के इम्कान हैं? जी, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे उस सीरीज के हवाले से कल जो बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा कौमी स्क्वाड का। एहसानुल्लाह फास्ट बॉलर अनफिट है, नसीम शाह अनफिट है, वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। इसी तरह शहाब खान की फिटनेस को भी देखा जाएगा, वो भी इम्कान है कि उन्हें भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। कुछ नेशनल T20 में परफॉर्मर थे, उनकी परफॉर्मेंस का जायजा भी लिया गया और मोहम्मद नवाज की शमूलियत के ऊपर भी सवालिया निशान है। उम्मीद कर रहे हैं कि कप्तान शाहिन शाह अफरीदी होंगे, बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा होंगे, मोहम्मद नवाज स्क्वाड का हिस्सा होंगे, फखर जमान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, इफ्तिखार अहमद, जमान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर और हारिस राउफ को स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। जबकि क्योंकि लेग स्पिनर शादाब खान अनफिट है तो उसामा मीर को चांस मिलने का इम्कान है। आमिर जमाल की परफॉर्मेंस भी जबरदस्त रही थी तो उनको भी T20 स्क्वाड में शामिल करने के हवाले से बातचीत की गई। साहबजादा फरहान जिन्होंने नेशनल T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उनकी परफॉर्मेंस का भी जायजा लिया गया और शान मसूद को भी उम्मीद कर रहे हैं कि टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। और बाकायदा तौर पे जो अनाउंसमेंट की जाएगी और एक मुख्तसर कैंप लाहौर में लगाया जाएगा 28 से 3 जनवरी तक। लाहौर में 4 से 5 रोज का कैंप लगाया जाएगा, जबकि जो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया में मौजूद खिलाड़ी वो वहीं से न्यूजीलैंड ट्रैवल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन पहले हमें क्विक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से वापस आके मैं तनवीर का तस्वीर हासिल कि T20 स्क्वाड चूंकि वर्ल्ड कप भी अब बहुत दूर नहीं है, अगले साल वर्ल्ड कप होना है, उसके पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो हमारी क्या सोच होनी चाहिए और क्या खिलाड़ियों को चुनाव, जो जैसे गुलाम मुर्तज़ा ने बताया कि जिन खिलाड़ियों की शमूलियत के इम्कान हैं और कुछ खिलाड़ी जो ड्रॉप हो सकते हैं, तनवीर की राय हासिल करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा ने जो मुमकिन तब्दीली उनके हवाले से बताया। तनवीर, मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि एहसानुल्लाह नसीम शाह तो नहीं होंगे, अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग के इशूज़ हमारे चलते रहेंगे। शादाब खान पर आपकी क्या राय है, जो उनकी फॉर्म वर्ल्ड कप की थी, लेकिन अगेन ये डिफरेंट फॉर्मेट है T20 का और वहाँ उनकी अफादियत भी हमें थोड़ी नज़र आती है। वर्ल्ड कप भी जहाँ वेस्ट इंडीज़ अमरीका में शायद स्पिनर्स को सूट करता है। आपकी राय क्या है कि अगर हमें वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छा स्क्वाड तश्कील देना है तो आई थिंक एक चीज़ तो ज़रूर होनी चाहिए, जो मेरी राय है, आप उस पर कमेंट कर दें कि हमें कुछ एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए, यंग लड़कों को आजमाना चाहिए। देखिए, शादाब की जो आपने बात की है, मेरे हिसाब से T20 में तो वो ड्रॉप नहीं होते, क्योंकि नहीं, उनको थोड़ा सा इंजरीज का मसला होगा इस वजह से, लेकिन उसके अलावा तो वो कभी भी ड्रॉप नहीं होते। जो मर्जी चीखता फिरता रहे कोई भी, लेकिन वो ड्रॉप नहीं होते। और दूसरी बात, आपने नए लड़कों की बात की है, साहबजादा फरहान का डिजर्विंग 100% चांस है आमिर जमाल, जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं। और आमिर जमाल, देखें, आमिर जमाल के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपने उनको एज आ ऑलराउंडर टीम में खिलाया तो फिर आपको उनको बैटिंग में भी ऐसा नंबर सेट करना पड़ेगा कि वाकई आप बोलें जी एज आ ऑलराउंडर है। टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से तो मुझे वो नंबर नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो फ़हीम अशरफ से भी नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो पास में चले जाएं, अगर अब्दुल रज़ाक अच्छे ऑलराउंडर बने या अज़हर महमूद बने, उनको बनाया गया। प्लेयर्स हमेशा बनाए जाते हैं, शैन वॉटसन को बनाया गया, कैमरून ग्रीन को बनाया जा रहा है, ठीक है, स्टॉइनिस को बनाया गया। ये मैं जितने भी ऑलराउंडर्स के नाम ले रहा हूँ, ये सब ऊपर के नंबर्स पे बैटिंग कर चुके हैं, तो बनाए जाते हैं। तो अगर आमिर जमाल को, अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे 12 रन की एवरेज है, 13 रन की एवरेज है, आप उनको नेट प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करवाएं कि भाई आप हमारे एक ऑलराउंडर हैं, हमने आपको पावर फिट हिटिंग के साथ से उनको बोले भाई दिमाग भी इस्तेमाल करो। जिस तरह आपके सामने यार टिम डेविड जब बैटिंग कर रहा होता है कि आते ही थोड़ी छक्के मारता है, ये पोलार्ड बैटिंग कर रहा होता है कि आते ही थोड़ी छक्के मारते हैं, सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। लेकिन जो एक अच्छा प्लेयर होता है, जो छक्के भी लगा सकता है, जो सिचुएशन से हिसाब से भी खेलता है,
वो एक अच्छा ऑलराउंडर जो है वो बन सकता है। बॉलिंग का तो एक आमिर जमाल की समझ आ गई है कि जान मारता है, जब भी उसको स्पेल दो बॉलिंग करो वो जान मार रहा है। बेशक उसका पहला टेस्ट मैच था लेकिन जान मार रहा है, तो इससे नजर आता है कि जो एफर्ट करने वाले लड़के हैं उनको आप ज्यादा मौके दें जो टीम के लिए खेलना चाहते हैं। 3 बजे अनाउंसमेंट करेंगे पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात तस्वीर जो मुझे देखनी है वो ये है कि हमारे जो कोचेज और नए कैप्टन हैं उनका बैटिंग प्लान क्या होना चाहिए। रिजवान बाबर, आप सॉरी करें जी वहाब रियाज मेरे हिसाब से चीफ सिलेक्टर नहीं है अभी, वो उनकी पोस्ट तो वही है ना? नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से चीफ सिलेक्टर नहीं है। वो कैसे? क्योंकि वो ये सिलसिले पाकिस्तान में चल सकते हैं। मुशीर खेल भी बना हुआ चीफ सिलेक्टर, मेरे हिसाब से वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर नहीं है। जाहिर पता बोर्ड ने अनाउंस किया, वो बैठ के टीम अनाउंस करेगा, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे चीफ सिलेक्टर को नहीं मानता। टाइम कम है, इस पे डिटेल बात करेंगे फिर कि जो बैटिंग लाइन है अब इसमें रिजवान बाबर तो चलते हुए आ रहे थे, लेकिन अब नई जो सोच है, कुछ मोहम्मद हफीज़ के आपको टीवी इंटरव्यूज़ भी याद आ रहे होंगे, और इसी तरह हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स बैठे हुए टीवी पे जिनको पोस्टें मिल गई हैं, तो साइम अयूब भी हैं, फ़खर जमान भी हैं। तभी रियलिस्टिकली क्या करना चाहिए, थोड़ा चेंज करके देखें, थोड़ा सा हम इस ओपनिंग पेयर को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें। आपको लगता है क्या होना क्या वाला है, होना भी क्या चाहिए ये भी बताते हैं। देखिए आपके पास बाबर है, आपके पास रिजवान है, आपके पास फ़खर जमान है, साइम अयूब भी आ गए, हारिस भी हैं। आपके रिपोर्टर ने ये बात बोली कि शायद शान मसूद को भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा अगर हो गया ओपनर। नहीं तो शान मसूद का मकसद क्या है अगर होता है, एक हम बात वर्ल्ड कप में तो थे वैसे वो, नहीं तो उसका कोई जगह ही नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की अब पाकिस्तान के टेस्ट टीम का कप्तान है कि तो उस भाई साहब को उठा के T20 में भी सिलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं होता। सही है बात। हाँ खेलेंगे, कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस तरह वो आया है वहां भी आ जाएंगे, उसी तरीके से T20 में भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मुल्क के अंदर सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, किसी सीधे बंदे का, सच्चे बंदे का इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। ठीक है, सही है। तो बात यह है उसामा मीर का नाम भी मौजूद है और इसी तरह मोहम्मद नवाज जाना चाहिए। ठीक है, शादाब अगर नहीं जा रहा, उसामा मीर को जाना चाहिए। नवाज की अगर सिलेक्शन तू मैं कर करके होती है तो इसका मतलब ये है कि नवाज को सोचना चाहिए कि भाई मैं थैंक यू हो जाऊंगा इस सीरीज के बाद। तो अगर आपने वर्ल्ड कप खेलना है, सही है, तो फिर आपको परफॉर्म करके देना। पर पाकिस्तान सुपर लीग भी राइट आफ्टर न्यूजीलैंड सीरीज है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड से पहले पाकिस्तान सुपर लीग भी बड़ी अब आप एक चीज अब आप एक चीज नोट करें, जिन जिन प्लेयर्स के बारे में मैं बोलता था ये ऑलराउंडर नहीं है, उन प्लेयर्स के ऊपर फिंगर्स उठ रही हैं। मैं फ़हीम अशरफ की बात करता हूँ, ये कहीं का भी ऑलराउंडर नहीं है। मैंने हमेशा नवाज का बोला ये रेलू कटे ऑलराउंडर है। मैं शादाब की भी बात करता हूं कि भाई अगर आप एज ऑलराउंडर टीम में सेट होना चाहते हैं तो आपने अपनी बैटिंग और अच्छी करनी है और बॉलिंग को भी जो है वो बेहतर करना है। तो अच्छा, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, जो बैटिंग का जो हमारी स्ट्रैटेजी कुछ अर्से चलती आ रही है, जिस पर डिबेट होती है, कुछ लोग उसके बड़े फेवर में हैं, क्विकली टाइम कम है, क्या ओपनर्स और वो जो टॉप ऑर्डर उसमें कुछ तब्दीली साइम के ऊपर ला सकते हैं हम लोग, फखर को ला सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा T20 देखिए मुझे ऐसा लगता है कि दोनों अच्छे प्लेयर हैं, मुझे ऐसा लगता है लेकिन शायद अलग-अलग खेलने। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप साइम की बात करते हैं, फखर की बात करते हैं और इवन हारिस भी, रिजवान की बात करते हैं, ये 3 प्लेयर तो आपके पास हैं। इन तीनों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बाबर तीसरे पे आ जाएगा। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रैटेजी है। तीसरे का मतलब क्या है, आप एक किस्म के ओपनर ही हैं। ठीक है, आपकी आदत ही है बैटिंग सर्किल में। डिटेल बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।